हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशली ब्रांडिंग के बारे में। ब्रांडिंग क्या है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या डेफिनेशन है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक इंटरनेशनल मार्केटर को इन ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज में ब्रांड चूज करने में जो डिसीजन लेने पड़ते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, ब्रांडिंग है क्या? देखिए, एक नॉर्मल सी बात समझिए, जैसे ह्यूमन बीइंग्स नेचर है। जैसे किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, हम क्या करते हैं, उसका एक नामकरण करते हैं, यानी कि उसको एक नाम देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि उसकी पहचान उस नाम से हो सके। अदरवाइज हम उसको नाम नहीं देंगे तो क्या होगा, सभी उसको ऐसे बुलाएंगे, ओ छोरे इधर आ, या ओ छोरी इधर आ। नचेबा तो उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं, इसलिए उसको एक नेम दिया जाता है। इसी तरीके से ब्रांडिंग भी क्या है, एक नेम देना है, जिससे उसकी उस प्रोडक्ट की, यहाँ पर जो नेम देते हैं किसको देते हैं, प्रोडक्ट को देते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी बन सके और वो अपने आप को डिफरेंट दिखा सके दूसरे प्रोडक्ट्स। तो ब्रांडिंग वास्तव में है क्या? ये कोई एक वर्ड हो सकता है, एक डिजाइन हो सकता है, एक स्लोगन हो सकता है, या इनका एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिससे कि उस प्रोडक्ट को उसके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से अलग किया जा सके, पहचाना जा सके। इसका फायदा क्या है? इंटरनेशनल मार्केटिंग में इसका बहुत फायदा है। एक इंटरनेशनल मार्केटर अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करके कस्टमर्स को, डीलर्स को, एजेंट को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, अपने सेल्स को बढ़ा सकता है। ब्रांड एस्टेब्लिश होने के बाद प्रोडक्ट का अच्छा दाम, प्राइस ले सकता है। एक्चुअली क्या है कि अगर डोमेस्टिक मार्केटिंग में देखें तो बिना ब्रांड के प्रोडक्ट बेचना बड़ा आसान है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग में इतना आसान नहीं है। दिक्कत यह है कि एक तो बाजार बड़ा फैला हुआ होता है, और इसके अलावा वहां कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हर एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए उसका ब्रांड देना जरूरी होता है। जैसे वर्ल्ड की फेमस कंपनियां हैं, डेल, कोक, पेप्सी, सैमसंग, एलजी, एप्पल, ये सब कंपनियां अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करके ही वर्ल्ड में पॉपुलर हुई। डिस्कस करते हैं इसकी मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। ब्रांड है क्या? ब्रांड में कंसिस्ट ऑफ ब्रांड नेम, मार्क, साइन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ब्रांड एक नेम भी हो सकता है, एक साइन या सिंबल हो सकता है, इनका एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। ब्रांड नेम रेफर्स टू द वर्ड्स, लेटर्स एंड कंप्राइजिंग अ नेम, नंबर विच कैन बी प्रोनाउंस, adopted to identify the goods or services of a seller or a group of sellers। जो ब्रांड है वो क्या है? वो एक नेम हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, जिसे प्रोनाउंस किया जा सके। ये कुछ वर्ड्स या लेटर्स हो सकते हैं। और इसका मकसद क्या है? मकसद है एक सेलर या एक ग्रुप ऑफ सेलर के गुड्स को आइडेंटिफाई करना, एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ कंपटीटर, और उसको डिफरेंशिएट करना उसके कंपटीटर से। जस्ट लाइक बीपीएल, नोकिया, सोनी, कोका कोला, पेप्सी एटसेट्रा। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रांड और ब्रांड मार्क। यहां पर स्टूडेंट जरा ध्यान से समझिएगा कि इनमें थोड़ा ही डिफरेंस है। ब्रांड एक वाइडर है, ब्रांड मार्क उसका एक पार्ट है। ब्रांड मार्क है क्या? ब्रांड मार्क इज अ सिंबल, साइन, डिजाइन गिवन टू द प्रोडक्ट फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। ये एक सिंबल या साइन हो सकता है, एक चिन्ह हो सकता है, एक मार्क हो सकता है, जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है। अपने मारुति कंपनी की कार देखी होंगे, इस पे एक सिंबल होता है। हर एक कंपनी का अपना एक अलग सिंबल होता है। अपनी एचडीएफसी बैंक का एक सिंबल देखा होगा, हीरो मोटर कॉर्प का एक सिंबल देखा होगा। तो सबका अपना एक सिंबल होता है। बजाज ऑटो का अपना एक सिंबल देखा होगा। इट में हैव स्पेसिफिक कलर, इसका कोई पर्टिकुलर कलर हो सकता है। द ब्रांड मार्क हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। इसका फायदा क्या होता है? जो ये ब्रांड मार्क है वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और सबसे अच्छी बात है, इसे इलिटरेट पर्सन भी आसानी से पहचान सकता है कि जिसको प्रोनाउंस नहीं करना है वो वैसे ही समझ में आ जाएगा। अब जब दिवाली के दिन आते हैं तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हैं कि पटाखे लेके आइए, क्रैकर्स लेके आइए, तो किसके लेके आइए? आप कहते हैं मुर्गा छाप के लेके आइए। तो उसका जो ब्रांड मार्क है, जो ट्रेडमार्क है, वो क्या है? कोक।
तो बड़े आसानी से एक इलिटरेट पर्सन भी इसको यूज कर सकता है। इट इज यूजली रिमेन्स अनचेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एक बार ब्रांड मार्क बनाने के बाद उसको हम आसानी से चेंज नहीं करते, लंबे समय तक बना रहता है क्योंकि वो कंपनी की आइडेंटिटी है। लाइक ए फोटो ऑफ ट्री इन केस ऑफ डालडा घी, आपने डालडा घी के जार देखे होंगे तो उस पर एक पेड़ का सिंबल होता है। सिंबल ऑफ महाराजा ऑन एयर इंडिया, जो एयर इंडिया एयरलाइंस है उसके ऊपर जो सिंबल होता है वो महाराजा का होता है। तो ऐसी डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट मार्क है जिन्हें हम ब्रांड मार्क कहते हैं। आई होप आपको ब्रांड और ब्रांड मार्क में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट, अब डिस्कस करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहते हैं, द ब्रांड इज अ नेम, टर्म, सिंबल, डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम which is intended to identify the goods or services of a one seller and to differentiate them from those of competitors. अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहती है, कहती ब्रांड जो है वो एक नेम हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, एक सिंबल या डिजाइन हो सकता है, या इन सबका एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसका मकसद क्या है, गुड्स और सर्विसेज को पहचानना एक पर्टिकुलर सेलर की और उनको डिफरेंशिएट करना किससे, उसके कंपटीटर के गुड्स से। अच्छी बात है, जब आप सोनी की शॉप में जाते हैं तो आपको सोनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जब आप एलजी की शॉप में जाते हैं आपको एलजी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सोनी के प्रोडक्ट की फीचर्स और एलजी के प्रोडक्ट की फीचर में क्या डिफरेंशिएट। नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन, क्या कहते हैं, ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड्स, thus includes words, letters, numbers which may be pronounced and it may also include pictorial designs. विलियम जे स्टैंटन कहते हैं कि सारे ट्रेडमार्क जो है वो ब्रांड्स हैं। अब ट्रेडमार्क किससे बनते हैं, वर्ड से, लेटर से, नंबर से, तो जिन्हें प्रोनाउंस किया जा सके। और इसमें कोई पिक्चर या पिक्टोरियल भी हो सकता है, जैसे पीछे डिस्कस की थी कि डालडा घी के ऊपर एक ट्री का सिंबल बना होता है। एक चीज और यहां पर ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने स्टार्ट किया ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड। कई बार पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड बट ऑल ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए ट्रेडमार्क्स और ब्रांड में डिफरेंस ये है, अगर हम ब्रांड, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, एक ब्रांड मार्क होता है, ब्रांड मार्क भी ब्रांड का एक पार्ट है। जब हम ब्रांड मार्क को किसी रजिस्टर्ड करवा देते हैं, उसका पेटेंट करवा लेते हैं, तो ब्रांड मार्क जो है वो ट्रेडमार्क बन जाता है। तो जितने भी ट्रेडमार्क है वो तो ब्रांड्स हो सकते हैं, लेकिन सारे ब्रांड्स ट्रेडमार्क नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। तो ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो आपको इसके में क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। अब हम डिस्कस करते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ ब्रांड। ब्रांड में क्या क्या स्पेशल फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट एंड सिंपल। जो आपका ब्रांड है वो शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। शॉर्ट और सिंपल से मतलब है इजीली बोलने वाला होना चाहिए, उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं आए, जिसे अनपढ़, पढ़े लिखे, शहरी, ग्रामीण बड़े आसानी से बोल सके। सेकंड, यूनिक। आपका ब्रांड यूनिक होना चाहिए, यानी कि वो किसी कंपटीटर के प्रोडक्ट से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। अगर वो मिलता जुलता हुआ तो आपकी जो प्रोडक्ट की यूनिकनेस है वो खत्म हो जाएगी। तो आपका प्रोडक्ट का ब्रांड नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, अलग से, जो माइंड में स्ट्राइक कर सके। तीसरा, इजी टू मेमोराइज। आपका जो ब्रांड नेम है वो ऐसा होना चाहिए जो इजीली मेमोराइज हो सके। इसलिए ब्रांड नेम काफी टिपिकल नहीं होना चाहिए। जो टिपिकल होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपका ब्रांड नेम इस तरीके से होना चाहिए जो आसानी से कस्टमर के माइंड में रह सके। नंबर 4, सजेस्टिव। आपका ब्रांड नेम इस टाइप होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं सजेशन दे किसको, उस प्रोडक्ट के यूज को। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड नेम हैं जो सजेशन प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक गुड नाइट। अब गुड नाइट क्या आती है, एक मॉस्किटो कॉइल आती है या मॉस्किटो रेपेलेंट आता है, उसमें क्या होता है वो बता रहा है गुड नाइट, कब यूज करना है, नाइट के टाइम यूज करना है। इसी तरह स्लीप वेल। स्लीप वेल क्या आते हैं, मैट्रेस आते हैं, गद्दे आते हैं, उसका मकसद क्या है कि सोने के काम आएंगे। इसी तरीके से मिस्टर व्हाइट डिटर्जेंट, काम पता है व्हाइट, यानी ये क्या करेगा, हमारे कपड़े व्हाइट करेगा। ऐसे ही हाजमोला, अब नाम ही बता रहा है कि हाजमोला किसके काम आएगी, हाजमे के काम आएगी। तो आपका जो ब्रांड है वो हमेशा सजेस्टिव होना चाहिए, जिससे कस्टमर के माइंड में उसको याद रखना बड़ा आसान होगा। फिफ्थ, नोट ऑप्शंस। ऑप्शन से मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो अश्लीलता से दूर होना चाहिए। उसका ब्रांड जो है अश्लीलता से दूर होना चाहिए, उसमें किसी तरीके से अश्लीलता का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि कोई भी जो भी आपने उनसे जो वर्ड्स यूज किए हैं या उसमें सिंबल यूज किए हैं, जो मार्क यूज किए हैं, वो किसी तरीके से अशोभनीय या अश्लील नहीं होना चाहिए। 6, रजिस्ट्रेबल।
आपका जो ब्रांड है वो ऐसा होना चाहिए जिसका आसानी से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके, यानी कि उसको ट्रेडमार्क बनाया जा सके। अगर आपका नेम किसी कंपनी से पहले मिलता जुलता हुआ या वो वर्ड्स ऐसा हुआ जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाने में मुश्किल आएगी। तो इसलिए आपको अपने ब्रांड का नेम डिसाइड करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या उसका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो पाएगा या नहीं। 7th, इकोनॉमिकल। आपका ब्रांड इस टाइप का होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकल से सेंस है कि उसको छपवाने में, प्रदर्शित करवाने में, लिखवाने में ज्यादा खर्च ना है। अगर ब्रांड आपका ऐसा है, कोई आपने ऐसा डिजाइन एक तरीके से डिसाइड कर लिया जो बहुत टिपिकल है जिसको बनाना, तो उसकी आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी और उसको फायदा ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। 8, सोशली डिजायरेबल। आपका जो ब्रांड है वो नेचुरल बात है सोशली डिजायरेबल होना चाहिए, मतलब सोसाइटी के किसी चीज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये किसी समुदाय, जाति, धर्म या समाज की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। इसमें ऐसे किसी वर्ड्स का, सिंबल का प्रयोग ना हो जो किसी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से जो नेगेटिव रेज करे और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए और जिससे कि जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ जाए। आई होप आपको एसेंशियल फीचर्स ब्रांड की क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ब्रांड स्ट्रेटजीज। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। 5 ब्रांड स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे यहां पर। नंबर 1, मल्टीपल ब्रांड स्ट्रेटजी। मल्टीपल ब्रांड स्ट्रेटजी क्या है? जहां एक कंपनी जो है मल्टीपल ब्रांड यूज करती है, यानी कि कई ब्रांड्स का यूज करती है और जनरली हर प्रोडक्ट के लिए, बल्कि एक ही प्रोडक्ट में ही कई सारे ब्रांड को यूज करती है। अब एक एक जो उसके लिए जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लाइन नहीं है, उसके लिए प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। अब जस्ट लाइक एक बहुत फेमस कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसकी प्रोडक्ट लाइन यानी कि सोप। अब वो सोप के लिए कितने सारे ब्रांड का यूज करती है, अलग अलग तरह के ब्रांड्स यूज करती है, जस्ट लाइक लक्स, पॉन्ड्स, हमाम, पियर्स, डव, लाइफबॉय, रेक्सोना, ब्रीज, इतने सारे यूज करती है। तो वो हर एक सोप के लिए एक अलग से ब्रांड नेम देती है। इसी को हम मल्टीपल ब्रांड स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसका फायदा क्या है? इसके लिए कंपनी को फायदा ये है कि कंपनी हर एक सेगमेंट के लिए अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर पा रही है। अब जस्ट लाइक हम डिस्कस कर रहे थे जो बाथ सोप है जिनके अभी हमने नाम लिए, अब उसमें जो लाइफबॉय है वो सबसे चीपेस्ट है, यानी कि उसे नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन भी, गरीब से गरीब इंसान भी खरीद सकता है। ऑन द अदर हैंड जो आपका डव है या पियर्स है वो काफी महंगे सोप है, जो रिच क्लास के लिए बिलोंग करता है, जो उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं वो उन्हें बाय कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि जो कंपनी है वो हर एक सेगमेंट के लिए अपना प्रोडक्ट आसानी से बना पाती है। सेकंड होता है सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी। सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी में क्या होता है? कंपनी एक ही ब्रांड का प्रयोग करती है अपने सभी प्रोडक्ट्स के लिए और उस ब्रांड को ही यूज किया जाता है, जस्ट लाइक सैमसंग या एलजी। अब सैमसंग और एलजी कंपनी जो है वो अपने अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक ही ब्रांड का प्रयोग करती है, जस्ट लाइक सैमसंग और एलजी। तो उसका फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है तो आपकी प्रमोशनल कॉस्ट बहुत कम आती है, जो कंज्यूमर के माइंड में प्रोडक्ट के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि एक ही नेम से वो इस कंट्री में भी मिल रहा है और उसी नेम से दूसरी कंट्री में भी मिल रहा है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। तो आपको प्रमोशनल खर्चे भी कम आते हैं, कंपनी की जो ब्रांड इमेज है वो भी काफी अच्छी बनती है। लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि अगर आपने सारे प्रोडक्ट एक ही ब्रांड नेम से लॉन्च किए और मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट में कोई कमी आई, तो उसकी जो नेगेटिव इमेज है वो आपके सारे ब्रांड्स पर बढ़ेगी, उसका इम्पैक्ट जो है अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी पड़ेगा। ये इसकी थोड़ी कमी है। अगर ये जो सिंगल ब्रांड है वो कंपनी के नेम से लॉन्च किए जाते हैं तो इसे हम कॉर्पोरेट ब्रांड स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। थर्ड, मार्केटिंग अंडर मिडिलमैन ब्रांड स्ट्रेटेजी। इसमें मार्केटर क्या करता है? अपने प्रोडक्ट के लिए खुद ब्रांडिंग नहीं करता, वो खुद मार्केटिंग नहीं करता, बल्कि मार्केटिंग का जो काम है वो मिडिल मैन को सौंप देता है। वो अपना प्रोडक्ट जो है मिडिल मैन को भी देता है और मिडिल मैन जो है वो जो है अपनी खुद की ब्रांडिंग के अंदर जो है प्रोडक्ट को बेचता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो मार्केटर है, जो प्रोड्यूसर है, वो अपना पूरा फोकस जो है अपने प्रोडक्ट के कोर बिजनेस यानी कि प्रोडक्शन पर लगाता है। उसे मार्केटिंग की जो सिरदर्दी है उसको यूज नहीं करना पड़ता। और स्पेशली ऐसी कंपनी जिनके पास रिसोर्सेज लार्ज क्वांटिटी में नहीं है वो इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। एक गुड एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सिंधोल पाउडर आता है। जो सिंधोल पाउडर आता है वो हिमाचल की कंपनी है, ईश्वर कंपनी, ईश्वर लिमिटेड जो है उसके द्वारा बनाया जाता है, लेकिन उसका वो मार्केटिंग खुद नहीं करता,
बल्कि वो अपना मार्केटिंग इसको गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड को देती है, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड जो है सिंदोल पाउडर के नाम से उसको मार्केटेड करता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग अंडर मिडिलमैन ब्रांड स्ट्रेटेजी। फोर्थ डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अप और ट्रेडिंग डाउन ब्रांड स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग अप और ट्रेडिंग डाउन ब्रांड स्ट्रेटेजी है क्या? फर्स्ट, ट्रेडिंग अप। ट्रेडिंग अप का मतलब है कोई जो मार्केटर है वो पहले जो है वो लोअर सेगमेंट्स के लिए लोअर प्राइस के लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहा था, अब वो है जो हायर प्राइस के हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रिचर सेगमेंट्स के लिए, हायर सेगमेंट्स के लिए अब किसी नए ब्रांड के नेम में बनाता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग अप, यानी कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले वो लोअर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाता था, अब वो हायर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बना रहा है। अगला आता है ट्रेडिंग डाउन ब्रांड स्ट्रेटेजी। इसमें अपोजिट है, जैसे कोई कंपनी जो है वो पहले जो है हायर सेगमेंट्स के लिए हायर क्लास की हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रही थी, अब वो लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट करने के लिए, नीचे के सेगमेंट में आने के लिए अब उसमें लो क्वालिटी के लो प्राइस के जो है प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है, तो उसे हम ट्रेडिंग डाउन ब्रांड स्ट्रेटेजी कहेंगे। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, उसने पहले अपना प्रोडक्ट जो है एरियल लॉन्च किया जो हायर सेगमेंट के लिए था, अब उसने जो है लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट करने के लिए अपना एक अलग से प्रोडक्ट बनाया जो टाइड के नाम से फेमस है, वो लोअर सेगमेंट के लिए है, लोअर सेगमेंट को रीच करने के लिए, टारगेट करने के लिए। फिफ्थ आता है अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रेटेजी। अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रेटेजी क्या होती है? जिसमें कंपनी जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग ब्रांड तो देती है, साथ में एक कॉमन जो है वो ब्रांड को भी या साथ में यूज करती है। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं टाटा। अब टाटा कंपनी बहुत सारी कार बनाती है और हर एक कार को एक ब्रांड नेम देती है, लेकिन साथ में उसको टाटा भी जोड़ देती है। जस्ट लाइक टाटा सफारी, टाटा नैनो, टाटा सुमो, टाटा इंडिका, टाटा विस्ता, टाटा इंडिगो, तो इनमें सब में जो है टाटा नेम जो है वो एक साथ में जोड़ दिया जाता है। इसे हम कहते हैं अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रेटेजी। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है क्योंकि इसके साथ एक अम्ब्रेला ब्रांड जोड़ दिया गया, तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कस्टमर को उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कस्टमर जानता है ये उस पर्टिकुलर कंपनी का, उस पर्टिकुलर अम्ब्रेला ब्रांड के अंडर में है, तो नेचुरली बात इस कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके अदर प्रोडक्ट्स पर भी पड़ता है और कंपनी के ब्रांड इमेज पर भी पड़ता है। आई होप आपको ये डिफरेंट ब्रांड स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे मेन ब्रांडिंग डिसीजंस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग इश्यूज इन ग्लोबल ब्रांड। ध्यान रहे, जो अभी हमने ब्रांडिंग डिस्कस किए हैं, अब उसमें डिसीजन लेना होता है एक बिजनेसमैन को कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाए, कौन से ब्रांड को अपनाए, तो उसके हर एक ब्रांड चीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी। तो हम इसके बारे में कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, मेरे ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, सिंगल वर्सेस मल्टीपल। यहां पर डिसीजन लेना होता है कि क्या एक सिंगल ब्रांड को यूज किया जाए या मल्टीपल ब्रांड। सिंगल ब्रांड मतलब एक ही ब्रांड को सभी प्रोडक्ट के साथ यूज करना, मल्टीपल ब्रांड मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड यूज करना। अब दोनों के अपने फायदे हैं और दोनों के ही अपने नुकसान हैं। पहले बात करते हैं सिंगल ब्रांड की। सिंगल ब्रांड का फायदा क्या? सिंगल ब्रांड का फायदा यह है कि प्रमोशनल कॉस्ट जो है इसकी बहुत कम आती है, क्योंकि एक ही ब्रांड है, इसलिए आपको जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह में डुप्लीकेशन नहीं करनी पड़ती, तो ये आपको बड़ा फायदा होता है, आपके प्रमोशनल खर्चे बहुत कम आते हैं। दूसरा, एक सिंगल ब्रांड होने से क्या होता है, आपके जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं आता और वो आसानी से आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते। दूसरी ओर जहां तक सवाल है मल्टीपल ब्रांड का, उसके भी अपने एक फायदे। उसका फायदा ये है कि मार्केट सेगमेंटेशन मल्टीपल ब्रांड में पॉसिबल है, क्योंकि आप आसानी से रिचर सेक्शन के लिए अलग ब्रांड का प्रयोग करते हैं और एक लोअर सेक्शन के लिए एक अलग ब्रांड का प्रयोग करते हैं, तो आप मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं मल्टीपल ब्रांड में। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए आपका कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उसकी खराब का होने का इमेज का इम्पैक्ट दूसरे प्रोडक्ट पर नहीं पड़ता, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और तीसरा, मल्टीपल ब्रांडिंग में आप ट्रेडिंग अप और ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटेजी का भी यूज कर सकते हैं, जिसका प्रयोग सिंगल ब्रांडिंग में पॉसिबल नहीं। तो देखना ये होता है, अगर मान लीजिए कि ज्यादातर जो आपकी टारगेटेड कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट अगर सेम है तो नेचुरली बात है आप सिंगल ब्रांड को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें काफी डिफरेंस पाया जाता है तो आपको मल्टीपल ब्रांड यूज करना चाहिए। सेकंड डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चर ब्रांड वर्सेस मिडिल ब्रांड।
यहाँ पर एक मार्केटर को डिसाइड करना होता है कि उसे अपना खुद का ब्रांड से प्रोडक्ट लॉन्च करना है या मिडिल मैन के थ्रू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। दोनों को ही अपने फायदे हैं। अब जहां तक सवाल है कि मैन्युफैक्चरर अपने ब्रांड का प्रयोग करे तो उसके क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो मार्केटिंग एक्टिविटीज पे बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर है उनके साथ आसानी से अच्छी तरीके से बार्गेनिंग कर सकता है। अपने ही मैन्युफैक्चरर जब खुद के ब्रांड का प्रयोग करता है, जो उससे कंपनी की जो गुडविल है, उसकी जो ब्रांड इमेज है, उसमें काफी फायदा होता है। और नेक्स्ट फायदा ये होता है कि जो कंज्यूमर उसको पता होता है कि वो किस कंपनी का प्रोडक्ट बाय कर रहा है। दूसरी ओर अगर मिडिलमैन ब्रांड स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं तो उसके भी अपने फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि क्योंकि मार्केटिंग कौन करेगा, मिडिलमैन करेगा, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो पूरा का पूरा फोकस प्रोडक्शन पर लगा सकता है। उसे मार्केटिंग की एक्टिविटी से छूट मिल जाती है, बचाव मिल जाता है। और जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर है उनके लिए खुद का ब्रांड स्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत रिसोर्सेज चाहिए। तो उनके पास इतना समय भी नहीं होता, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता। वो मिडिलमैन ब्रांड स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, अगर किसी कंपनी के पास रिसोर्सेज और मैन पावर बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी काफी हैं, तो उसे मैन्युफैक्चरर ब्रांड यूज करना चाहिए। लेकिन अगर उसके पास इन रिसोर्सेज की कमी है तो मिडिलमैन ब्रांड का प्रयोग किया जा सकता है। थर्ड डिस्कस करते हैं ग्लोबल ब्रांड वर्सेस लोकल ब्रांड। ग्लोबल ब्रांड का मतलब है कि आप सभी कंट्रीज में एक ही ब्रांड का प्रयोग करते हैं, जिसे हम ग्लोबल ब्रांड कहते हैं। और जहां तक लोकल ब्रांड का सवाल है, लोकल ब्रांड में क्या होता है, आप उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर कंट्री में एक अलग ब्रांड देते हैं अपने प्रोडक्ट, तो उसे हम लोकल ब्रांड कहते हैं। दोनों के ही अपने फायदे हैं। हालांकि जैसे जैसे आजकल ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल ब्रांड की तरफ लोगों का आर्गुमेंट्स फेवर में ज्यादा आता जा रहा है वर्सेस लोकल ब्रांड। लेकिन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। पहले डिस्कस करते हैं ग्लोबल ब्रांड यूज करने के क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है इससे कॉस्ट में कमी आती है, क्योंकि आप सभी कंट्रीज में एक ही ब्रांड का प्रयोग कर रहे हैं। इसके थ्रू फायदा ये होता है, आप एक ही एडवर्टीजमेंट को सभी कंट्री में आसानी से चला सकते हैं। दूसरा, कंपनी की गुडविल में इसका बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जो ग्लोबल ब्रांड को यूज करते हैं उसकी क्वालिटी एक अच्छी मानी जाती है। ये माना जाता है कस्टमर के माइंड में, क्योंकि यही प्रोडक्ट डेवलप कंट्री में भी बेचा जा रहा है, यही प्रोडक्ट जो है डेवलपिंग कंट्री में भी बेचा जा रहा है, और यही अंडर डेवलप कंट्री में बेचा जा रहा है। तो जो उसकी ब्रांड इमेज है वो काफी बढ़ती है। और तीसरा, प्रोडक्ट को पहचानना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वही ब्रांड नेम से आपको अमेरिका में भी प्रोडक्ट मिलेगा, उसी ब्रांड नेम से वो प्रोडक्ट आपको रशिया में भी मिलेगा, और उसी ब्रांड नेम से प्रोडक्ट आपको इंडिया में भी मिलेगा। तो उसको इजीली रिकॉग्नाइज करना है। अगर कोई पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती उस प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करने में। इसके अलावा यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए आप ग्लोबल ब्रांडिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कस्टमर के लिए उनका जो फायदा है वो एकदम सिमिलर टाइप का होता है। जहां तक सवाल है लोकल ब्रांड, उसके भी अपने बड़े फायदे हैं। लोकल ब्रांड्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको आप अलग अलग कंट्री के जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट होता है, वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, वहाँ के जो परचेजिंग का वे है वो डिफरेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने ब्रांड को एडजस्ट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा, हर कंट्री के जो लॉ है वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं, और आप लोकल ब्रांडिंग को यूज करके उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी कंट्री में किसी पर्टिकुलर सिंबल पर, किसी पर्टिकुलर नेम पर, किसी पर्टिकुलर वर्ड पर बैन लगा होता है, तो आप ऐसी जगह पर ग्लोबल ब्रांड को यूज नहीं कर सकते। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोका कोला ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था कोक डाइट, लेकिन बहुत सी कंट्रियों में डाइट वर्ड पर एक बैन था, जिसकी वजह से कोका कोला को वहां पर कोक डाइट की जगह कोक लाइट के नाम से अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ा। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज की जो लैंग्वेज है वो भी बहुत डिफरेंट होती है। अगर और उनके जो वर्ड के प्रोनाउंसिएशन है वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं। अब मान लीजिए किसी कंट्री में उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने पे जो उसका मीनिंग आता है वो काफी नेगेटिव आता है, तो ग्लोबल ब्रांड यूज करने पे उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसे केस में हमें लोकल ब्रांड का यूज करना पड़ेगा, ताकि वो उस कंट्री में उस वर्ड्स को एक पॉजिटिव वे में सेंस आए रादर देन नेगेटिव। इसके अलावा कुछ कंट्री में कुछ वर्ड्स पर बैन लगा रखा है, वहां पर वर्ड्स पे भी बैन लगा रखा है, और फॉरेन जो ब्रांडिंग है उस पर भी बैन लगा रखा है।
ऐसी कंट्री जहां पर फॉरेन ब्रांड पर बैन लगा हुआ है, वहां पर आपको लोकल ब्रांडिंग के थ्रू ही उस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंट्री में कुछ सिंबल पर, कुछ कलर्स पर, डिजाइन पर बैन लगा रखा है, तो आप एक ही जो ब्रांड को, जो ग्लोबल ब्रांड है, उसको सब कंट्री में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपको उस कंट्री में उस कंट्री के हिसाब से एक अलग डिजाइन, एक अलग सिंबल, एक अलग वर्ड को यूज करना पड़ेगा लोकल ब्रांड। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। फोर्थ एंड लास्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट ब्रांड वर्सेस प्रोडक्ट ब्रांड। कॉर्पोरेट ब्रांड क्या होता है, इसमें कंपनी अपने नाम का प्रयोग करती है ब्रांडिंग। और जहां तक सवाल है प्रोडक्ट ब्रांड में क्या होता है कि कंपनी अपने नाम का प्रयोग नहीं करती, बल्कि प्रोडक्ट को एक अलग ब्रांड से नेम दिया जाता है और अलग अलग कंट्री में उसी नेम का प्रयोग करके प्रोडक्ट को बेचा जाता है। दोनों के अपने फायदे हैं। अब कॉर्पोरेट ब्रांड का हम एग्जांपल ले सकते हैं LG, सैमसंग, जो कि अपने नेम से प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। और प्रोडक्ट ब्रांड जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का था, बताया था आपको, लक्स, लाइफबॉय, ये जो है आपके प्रोडक्ट ब्रांड्स। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट ब्रांड की डिस्कस करते हैं। कॉर्पोरेट ब्रांड में फायदा ये है कि इसकी जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो काफी कम आती है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट ब्रांड है, प्रोडक्ट को आसानी से बिक जाता है, उसको पॉपुलर करने में ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना पड़ता। दूसरा, क्योंकि इसके साथ कंपनी का नेम जुड़ा हुआ है, कॉर्पोरेट सेगमेंट का नेम जुड़ा हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट क्या जाता है, कंज्यूमर के माइंड में जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा, तो इसमें क्वालिटी पे भी बहुत फायदा मिलता है। तीसरा, अगर आप किसी न्यू मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो आप कॉर्पोरेट ब्रांड का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि न्यू मार्केट में जब आप एंटर करेंगे तो आपके कॉर्पोरेट की पहले ही पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमसी है, तो लोग आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। और न केवल न्यू मार्केट में एंट्री करने में हेल्प करता है, बल्कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में भी हेल्प करता है। जब आप कोई नया प्रोडक्ट उसी कॉर्पोरेट ब्रांड के नेम से लॉन्च करेंगे तो नेचुरली बात है, कंज्यूमर को उस नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर प्रोडक्ट ब्रांड का भी फायदा है। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आप इसमें ब्रांडिंग उस प्रोडक्ट की फीचर्स को, उस प्रोडक्ट की खासियतों को ध्यान में देखकर कर सकते हैं, जिससे कि उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना भी आसान हो और उस प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाना भी आसान होता है। दूसरा फायदा यह है कि मान लीजिए अगर आप कॉर्पोरेट ब्रांड का प्रयोग करते हैं, कॉर्पोरेट ब्रांड में अगर आपका एक प्रोडक्ट खराब निकला तो उसका इम्पैक्ट जो है सारे जो कंपनी की इमेज है, कंपनी की जो कॉर्पोरेट ब्रांड है, कॉर्पोरेट इमेज है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन प्रोडक्ट ब्रांडिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपका एक प्रोडक्ट फेल हो भी गया तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बाकी प्रोडक्ट की इमेज पर या कंपनी की इमेज पर नहीं पड़ता। जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर फैशनेबल गुड्स होते हैं या फिर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं या फर्निशिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पर कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की जगह प्रोडक्ट ब्रांडिंग का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आप इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। क्या फायदे हैं ब्रांडिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग में? सबसे पहले बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। देखिए, ब्रांडिंग जो है वो वास्तव में एक प्रोडक्ट का एक आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि बिना ब्रांड्स के हम प्रोडक्ट को पहचान नहीं सकते किसी नेम से, किसी वर्ड से। अब आप कोई कस्टमर जाएगा किसी दुकान पर, वो कहेगा मुझे एक मोबाइल दीजिए। अब दुकानदार कंफ्यूज है क्योंकि उसके पास बहुत सारे मोबाइल है, वो कोई भी मोबाइल आपके आगे दे देगा। तो आप नहीं, ऐसा नहीं कहते, आप एक पर्टिकुलर मोबाइल का ब्रांड नेम बताते हैं। आप कहते हैं मेरे को Vivo 5 चाहिए, या मुझे एप्पल दिस चाहिए, या मुझे ये पर्टिकुलर या एप्पल 11 चाहिए, मुझे क्या चाहिए। तो आप पर्टिकुलर उस नेम से ही प्रोडक्ट को पहचान पाते हैं। तो दिस इज द मेन बेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मीडियम ऑफ प्रमोशन, ये प्रमोशन का भी एक मीडियम है, क्योंकि अगर ब्रांड नहीं होगा, एक नेम नहीं होगा, तो आप इसको प्रमोट कैसे करें। अब मान लीजिए टीवी में ऐड आए कि आप राइस बाय करें, तो नजर आप बाजार में जाएंगे तो क्या कहेंगे, मुझे राइस दीजिए। वो दुकानदार आपको कोई भी राइस दे देगा, तो लेकिन आप उस राइस को खरीद के आ जाएंगे। अब हो सकता है कि जिस कंपनी ने ऐड दी थी राइस को खरीदने की, आपने उस कंपनी का तो राइस खरीदा नहीं। अगर वही कंपनी एक ब्रांड के नेम से अपने राइस की ऐड करती है, जस्ट लाइक दावत बासमती चावल, तो अगर नाम आ रहा है दावत बासमती चावल, तो आप क्या होगा, अब आप जब प्रोडक्ट को खरीदने जाएंगे तो दावत के नाम से कहेंगे। तो नेचुरली बात है, उस ब्रांडिंग के फायदे ये भी होता है कि इसके उसको प्रमोट करना आसान होता है। थर्ड, बेसिस ऑफ रिपीट सेल्स। रिपीट सेल करने में बड़ा फायदा होता है, पुनः विक्रय करने में बड़ा फायदा होता है।
अब सुबह एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक गृहिणी जो है वो एक दुकान पर चावल खरीदने जाती है और वो चावल खरीद के लाती है और उसे वो चावल बड़े पसंद आते हैं, तो वो अगली बार फिर दुकानदार के पास जाती है, कहती है मुझे भैया वही वाले चावल दे दो जो राइस मैंने पिछली बार लिए थे। तो नेचुरल बात है उस दुकानदार के लिए, उस शॉपकीपर के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो वैसे चावल कैसे ला के दे, उसे क्या पता पिछली बार कौन से चावल आप लेके गए थे। लेकिन आपने एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम का प्रोडक्ट लिया था, जस्ट लाइक दावत बासमती राइस लिए थे, तो आप अगली बार जाएंगे तो बड़े इजीली कहेंगे भैया मुझे दावत बासमती राइस दीजिए। तो इसका फायदा कंपनी को होता है क्योंकि बार बार कस्टमर उसी प्रोडक्ट को बाय करता है और उससे रिपीट सेल्स होती है, तो कंपनी की सेल में इंक्रीज होता है। फोर्थ, हेल्पफुल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब ब्रांड्स का यूज करते हैं तो न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के नेम के अंडर में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। अगर मान लीजिए उसके साथ अगर आप फैमिली ब्रांड का यूज करते हैं तो जो कस्टमर है वो पहले से ही उस फैमिली ब्रांड से रिकॉग्नाइज है, तो वो बड़े आसानी से उस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और आपका प्रोडक्ट आसानी से सक्सेसफुल हो जाता है। हेल्पफुल इन बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी, ये कस्टमर की लॉयल्टी को, कस्टमर की वफादारी को भी बिल्ड करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। किस तरीके से हेल्पफुल होता है, क्योंकि जैसा मैंने पीछे भी एक एग्जांपल दिया कि कस्टमर जब एक प्रोडक्ट को बाय करता है और उससे सेटिस्फाई होता है तो कंटिन्यू उसी प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश करता है, तो कस्टमर जो है आपके ब्रांड के प्रति लॉयल रहता है। और दूसरी तरफ जो मैन्युफैक्चरर है वो भी अपनी ब्रांड इमेज को खराब नहीं होने देता, वो भी उस क्वालिटी को कंटिन्यू बनाए रखता है ताकि जो कस्टमर है वो उसके ब्रांड के प्रति लॉयल रहे। सिक्स, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द सेल्स एंड प्रॉफिट्स, कस्टमर हमारा जो है वो हमारे ब्रांड के प्रति लॉयल रहेगा, हमारी जो सेल्स है वो कंटिन्यूस रिपीटिंग रहेगी, वो बार बार जो कस्टमर है उसी प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू बाय करेगा। और दूसरा, जब न केवल कस्टमर खुद बाय करेगा बल्कि वो दूसरे कस्टमर्स को भी सजेस्ट करेगा कि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करें, और जिसका इंपैक्ट क्या होगा, उससे हमारी सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों ही बढ़ेंगे। सेवेंथ, इजी एंट्री इन न्यू फॉरेन मार्केट, अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो वर्ल्ड के बाकी नेशंस में काफी पॉपुलर है, बहुत फेमस ब्रांडिंग है, तो जब आप एक न्यू मार्केट में एंट्री करते हैं और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वहां के कस्टमर को आपका प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपका ब्रांड नेम पहले से ही पूरे वर्ल्ड के नेशंस में बहुत पॉपुलर है, तो कस्टमर उसको पहचानने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो बड़ा इजी रहता है किसी भी न्यू फॉरेन मार्केट्स में एंट्री करना। 8, बेटर रिस्पॉन्स इन प्राइस रिडक्शन, जब एक ब्रांडिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस में थोड़ा सा भी रिडक्शन करती है तो उसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आता है कंपनी की प्रोडक्ट की सेल्स पर। अब जस्ट लाइक एक एग्जांपल ले सकते हैं, मोंटे कार्लो के जो विंटर क्लोथ्स हैं वो काफी महंगे आते हैं, और विंटर के लास्ट में जब विंटर सीजन ओवर होने लगता है तो उस केस में मोंटे कार्लो क्या करता है, अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए स्टॉक क्लियरेंस जो है एक तरीके से डिस्काउंट लाता है, एक प्रमोशनल स्कीम लाता है, और वो जो कपड़े हैं वो थोड़े सस्ते मिलते हैं विंटर क्लोथ, तो जो बहुत सारे लोग हैं वो विंटर क्लोथ बहुत कंटिन्यू बाय कर लेते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए ऑलरेडी एडवांस में। इसका फायदा यही कि क्योंकि वो ब्रांडिंग कपड़े हैं इसलिए उनकी प्राइस में थोड़ा सा भी रिडक्शन करने पर उसकी जो डिमांड है, उसकी जो सेल्स है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। 9, लेस डिक्रीज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन प्राइस, किसी केस में मान लीजिए जो ब्रांडिंग कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस में थोड़ा सा राइज करती है तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट कंपनी की सेल पर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं आता कि जो कंपनी के जो कस्टमर है वो लॉयल है, वो क्वालिटी को पसंद करते हैं, वो उस क्वालिटी के लिए किसी भी प्राइस को देने के लिए राजी रहते हैं। तो यानी कि थोड़ा सा भी कंपनी अगर प्राइस में राइज करती है या जो भी प्राइस में राइज करती है उतना कंपनी की सेल पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। 10th, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, जो इंटरमीडिएट्स हैं जो फॉरेन मार्केट के, यानी कि जो डीलर हो गए या डिस्ट्रीब्यूटर हो गए या होलसेलर रिटेलर हो गए, वो बड़ी आसानी से आपको मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी बड़ा फेमस है, तो नेचुरल बात है कोई भी इंटरमीडिएट जो है, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, वो ये सोचते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के लिए ना तो हमें ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और फिर क्योंकि कंपनी का ब्रांड नेम ऑलरेडी बड़ा पॉपुलर है तो हमें प्रोडक्ट बेचने में प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा आएगा। तो इसलिए जो फॉरेन मार्केट के इंटरमीडिएट्स हैं वो आपको आसानी से और बहुत ही कम शर्तों पर, बहुत ही इजी कमीशन पर, बहुत कम कमीशन पर आपका काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। 11th, इजी टू लॉज कंज्यूमर्स कंप्लेंट, जो ब्रांड्स कंपनी है वहां पर कंज्यूमर को अपनी कंप्लेंट को लॉस करना भी बहुत आसान रहता है, क्योंकि ये जो कंपनी है जो हाई ग्लोबल ब्रांड को यूज करती है या बढ़िया ब्रांड को यूज करती है वो कभी भी कस्टमर को नाराज नहीं करना चाहती,
इसलिए वो कस्टमर की जो कंप्लेंट्स होती हैं उसका तुरंत निवारण कर देती हैं, तुरंत निवारण करने की कोशिश करती हैं। इसका फायदा ये होता है कि कस्टमर की जो शिकायत है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है। आई होप आपको ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई होगी। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द ब्रांडिंग प्रॉब्लम्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग में ब्रांडिंग करना हालांकि बहुत फायदेमंद है, ये हमने पूरा अभी तक हमने डिस्कस किया है, लेकिन इससे कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां भी आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है? नंबर 1, डिफिकल्ट फॉर स्मॉल स्केल इंटरनेशनल मार्केटिंग। जो स्मॉल स्केल इंटरनेशनल मार्केटर हैं, बहुत छोटे लेवल पे जो प्रोडक्शन करते हैं और विदेशों में माल बेचते हैं, उनके लिए बड़ा आसान नहीं होता इंटरनेशनल मार्केट में अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करना, क्योंकि ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए जो पैसा है, रिसोर्सेज है, वो बहुत हाई क्वांटिटी में चाहिए, बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत वक्त लगता है, तब जाके कहीं ब्रांड क्रिएट होता है। तो ऐसे जिनके पास रिसोर्सेज लार्ज क्वांटिटी में नहीं है, वो जो है इंटरनेशनल ब्रांडिंग का यूज नहीं कर पाते। सेकंड, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर रेजिस्ट द यूज ऑफ एक्सपोर्टर्स ब्रांड। जो फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर है वो जनरली इसका रेजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं कि वो एक्सपोर्टर के ब्रांड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो इच्छा होती है वो यही होती है कि वो खुद के ब्रांड का प्रयोग करें। इसका फायदा उनको क्यों होता है? क्योंकि वो अपने जो देश में जो अपनी मार्केट पर पकड़ है वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं उनकी मार्केट पर पकड़ उसी तरीके से बनी रहे, उनकी मोनोपोली उसी तरीके से बनी रहे, तो वो भी जो है एक्सपोर्टर के ब्रांड का विरोध करते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है ग्लोबल ब्रांडिंग के अंदर। थर्ड, हेट्रोजीनियस कल्चर वेरिएबल्स। अब दिक्कत क्या है कि हर कंट्री की जो लैंग्वेज है वो डिफर है, वहां के जो कल्चर है वो डिफर है, वहां की जो प्रेफरेंसेस है वो डिफर है। तो इस डिफरेंस की वजह से भी जो ग्लोबल ब्रांड को स्टैब्लिश करना बड़ा आसान काम नहीं। इसके लिए बहुत समय लगता है, बहुत ज्यादा पैसा आता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। फोर्थ, लीगल रिस्ट्रिक्शंस। अलग अलग कंट्री के जो लॉ है वो भी डिफर है, तो इन लॉ में डिफरेंस भी बहुत बड़ी दिक्कत करता है। किसी कंट्री में किसी पर्टिकुलर नेम पर बैन है, किसी जगह किसी पर्टिकुलर मार्क पर बैन है, किसी पर्टिकुलर मार्क का जो उसका जो मीनिंग है वो एक कंट्री में अलग है, दूसरी कंट्री में अलग है। ऐसे ही किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक कंट्री में अलग है, दूसरी कंट्री में अलग है। तो ये जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ग्लोबल ब्रांड। फिफ्थ, इंटरनेशनल मार्केटर ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ समवन एल्स इन द फॉरेन मार्केट। अगर आप जिस ब्रांड को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, और वो ऑलरेडी किसी दूसरी कंट्री के अंदर पहले ही किसी कंपनी ने उसको रजिस्टर्ड कर रखा है, तो नेचुरल बात है आप उस कंट्री में उसी नेम से अपने प्रोडक्ट को उस ब्रांड के नेम से लॉन्च नहीं कर सकते। तो वहां पर आपको या तो लोकल ब्रांडिंग यूज करनी पड़ेगी, वहां के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा, वरना आप उसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। एक हम अच्छा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैकडोनल्ड है, वो जब दक्षिण अफ्रीका की साइड में गई और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने गई, तो वहां पर उसे दिक्कत आई, क्योंकि वहां ऑलरेडी मैकडोनल्ड ब्रांड का यूज जो है वो फूडेबल प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी यूज हो रहा था, तो वहां पर वो अपनी उस ब्रांड को उसी नेम से यूज नहीं कर पाया। आई होप आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग में ब्रांडिंग की प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। आप अपने सुझाव व प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।